अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि W3 स्कूल की साइट है, ठीक है, w3schools.com। यहाँ से हम क्या काम करेंगे, सारा जो आपका एक फ़्लो है इन्होंने बताया हुआ, उस फ्लो के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। और अगर आपको कोई मसला आता है, कोड से कोई हेल्प लेनी है, तो आप इस साइट पर जाओ और यहाँ से जाकर अपना कंटेंट सारा क्या काम करो, देख सकते हैं, आप ले सकते हैं जो भी है। देन आपके पास आता है एक सिंपल डॉक्यूमेंट आता है, राइट। जिस डॉक्यूमेंट में उन्होंने ये बताया कि एक सिंपल HTML का डॉक्यूमेंट है, वो आप कैसे क्रिएट करोगे, ये उन्होंने इसका स्ट्रक्चर बताया है, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा भी था। और हेडिंग्स और पैराग्राफ बताया कि ये हेडिंग और ऐसे पैराग्राफ लिखा जाएगा। सिमिलरली वो एडिटर्स पे अगर हम आए तो यहाँ पे उन्होंने एडिटर बताए हैं कि आप कौन कौन से एडिटर्स को यूज़ कर सकते हो। इवन नोटपैड को यूज़ कर सकते हो, टेक्स्ट एडिट को कर सकते हो। हम नोटपैड के ऊपर भी अपना कोड करते हैं, ठीक है। डजेंट मीन कि हम VS कोड पे कर सकते हैं, नोटपैड पे भी हम काम करते हैं, उसको सेव कर देते हैं .html से, तो नोटपैड वाला भी हमारा काम चलता है। ये देखें, जैसे उन्होंने बताया है कि नोटपैड पे आप ऐसे काम करोगे, इसको सेव करोगे .html के एक्सटेंशन से, तो आप इसको ऐसे .html के एक्सटेंशन से सेव करोगे और फिर ब्राउज़र में उसको देख सकते हो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप VS कोड पे काम करो। और अगर आप बिगनर हो तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी, ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट कोड करो, लेकिन अगर आप बिगनर हो, आपको टैग्स की समझ नहीं आ रही, कैसे बंद हो रहे हैं, कैसे क्लोज हो रहे हैं, तो आप नोटपैड पे काम करो। नोटपैड पे फ़ायदा ये होता है कि आपको टैग्स याद होना शुरू होता है, क्योंकि आप बार बार लिखते हो और ज़रा सी भी मिस्टेक हो, ज़ाहिर है। अब हम यहाँ पे क्या काम कर रहे होते हैं, जब हम VS कोड पे कर रहे होते हैं तो ये हमें एमिट एब्रिविएशन दे रहा होता है, यानी कि खुद ही से वो ले लेता है टैग्स। अगर हम लिखते हैं H1 तो वो खुद ही टैग आ जाता है। तो अगर आप जो है ये काम उस पर करोगे, लाइक नोटपैड पे करोगे, तो आपको सारा कोड खुद लिखना पड़ेगा। देन आ जाता है बेसिक। बेसिक के अंदर उन्होंने कुछ बताए हुए हैं हमें HTML के डॉक्यूमेंट्स, बेसिकली कि बेसिक में डॉक टाइप HTML क्या काम कर रहा है। हेडिंग्स हैं आपकी, 3 पैराग्राफ हैं, ये चीज़ें बताइए। लिंक्स, एंकर टैग जो हमने लास्ट टाइम यूज़ किया था, ठीक है, लिंक का, वो उन्होंने बताया हुआ है। देन इमेज का टैग हम यूज़ कर चुके थे, वो उन्होंने बताया। अच्छा, एक चीज़ याद रखनी है, जस्ट कीप इन माइंड के इमेज हैव इट्स ओन एट्रीब्यूट, ठीक है, एज विड्थ एंड हाइट, ठीक है। इवन वी कैन यूज़ दिस विड्थ एंड हाइट इन CSS, ठीक है। CSS के अंदर भी हम ये चीज़ यूज़ करते हैं, विड्थ और हाइट को, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या काम किया हुआ है, इन्होंने हाइट और विड्थ का इमेज के अंदर खुद से बाय डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो ये एट्रीब्यूट इन्होंने यूज़ करके उसको वैल्यू दी हुई है। और ये जो आपका चीज़ है, ये एलिमेंट होती है, ठीक है, ये टैग इसको बोलते हैं। ये जो नेम होता है बेसिकली, ये आपका एट्रीब्यूट होता है और ये उसकी वैल्यू होती है। मैंने कहा था कि हर टैग या फिर हर एलिमेंट के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं और उनकी कुछ वैल्यूज़ होती हैं। देन हम एलिमेंट्स के ऊपर अगर आते हैं, तो एलिमेंट्स के ऊपर उन्होंने हमें कुछ टैग इस तरह बताया भाई, ये देखें कि आप कंटेंट को ओपन क्लोज करेंगे, बीच में टैग का नेम देंगे। अब टैग नेम का मतलब ये नहीं कि आप टैग नेम लिखोगे, टैग नेम का मतलब है कि टैग्स के नाम होते हैं। जैसे इस टैग का नाम है H1, इसका P है, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि ये कोई फ्लो वाली चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए कि हेडिंग्स आपके 6 होती हैं, बस H1 से लेके H6 तक होती हैं। पैराग्राफ के लिए P के टैग यूज़ होता है। जो टैग्स मैं आपको साथ साथ बताती हूँ, हेल्प भी क्या करें और याद करने की कोशिश क्या करें कि आपको मेमोराइज हो जाए। वैसे इट्स नॉट दैट रिकमेंडेड। आपके पास गूगल मौजूद है अगर, तो आप टैग्स देख भी सकते हो, सर्च भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती याद करने, सिर्फ उसके यूजेस का पता होना चाहिए। वैसे आजकल बने बनाए स्निपेट्स भी मिलते हैं, आप लगा सकते हो, ठीक है। एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। एट्रीब्यूट्स में आपको बता चुके क्या होते हैं, स्टिल उन्होंने आपको बताया कि एडिशनल एट्रीब्यूट्स होते हैं, यानी कि नेम होता है और उसकी वैल्यू होती है। एट्रीब्यूट का नाम और उसकी वैल्यू, जैसे मैंने ये एट्रीब्यूट का नाम दिया हुआ है HF है और इसके अंदर वैल्यू दी हुई है ये। अच्छा, इमेज के अंदर सोर्स का एट्रीब्यूट है, उसके अंदर मैंने वैल्यू दे दी है। अच्छा, 2 किस्म के यहाँ पे URLs हैं, एक होता है एब्सोल्यूट URL और एक होता है रिलेटिव URL। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट URL एंड रिलेटिव URL? ओके, एब्सोल्यूट URL मीन्स कंप्लीट एड्रेस, राइट, एंड रिलेटिव मीन्स के आप उसके अंदर खाली मतलब कंप्लीट एड्रेस नहीं दोगे। कंप्लीट का मतलब ये है कि आप कंप्लीट बताओगे कि भाई मेरी लोकल डिस्क C है, C के अंदर एक फोल्डर बना है, उसके अंदर एक फोल्डर बना है, उसके अंदर एक फोल्डर बना है, ठीक है। दिस इज योर एब्सोल्यूट URL। रिलेटिव मीन्स डायरेक्ट आपने बताया कि मेरा ये लिंक है। जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपको मैं कोड में करके बता देती हूँ एब्सोल्यूट और रिलेटिव URL कैसे काम करते हैं। अच्छा,
नॉट ओपन अ फोल्डर मैंने आपको बनाया था, नहीं जावा, ये तो जावा का है, फाइल बनाई थी। सॉरी ये मिक्स हुए हुए हैं बैजेस हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रही मैंने किसके लिए क्या सेव किया था। नहीं ये तो और फाइल है। हाँ आपकी जो मैंने क्लास सेव की थी वो किससे की थी? abc.html क्या है? ये है, ठीक है। abc.html के नेम से मैंने सेव किया। यहाँ पे हमने लास्ट टाइम क्या किया था, हाँ 6 हेडिंग्स ली थी, ठीक है। और 6 हेडिंग्स के बाद एक पैराग्राफ लिया था जिसमें हमने लॉरेन का पैराग्राफ लिया था, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। और हमने एंकर टैग और इमेज के टैग को यूज़ किया था, ठीक है। ये डिफरेंट टैग्स थे। इसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि अगर आपने कोड करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखते हो जाके DOC। जैसे ही DOC लिख के इंटर करते हो आपके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट आ जाता है, ठीक हो गया। जब डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाता है तो डॉक्यूमेंट के अंदर 2 किस्म की चीज़ें होती हैं। फिर वक्त अगर हम इन चीज़ों को हटा दें, ठीक है, ये हम ना लिखें। एक होता है आपके पास हेड और एक होता है आपके पास बॉडी। 2 चीज़ें, एक होता है हेड, एक होता है बॉडी। हेड आपका कहाँ काम करता है, फिर वक्त आपने ये याद करना है, रखना है कि हेड हेड के अंदर टाइटल यूज़ होता है और टाइटल जो है वो आपका, एक मिनट, टाइटल आपका ये है, दिस इज़ योर टाइटल बेसिकली, जिसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, माय फर्स्ट वेबसाइट, ठीक हो गया। अगर मैं इसको रीलोड कर लेती हूँ तो यहाँ पे इसका नेम वो बाय डिफ़ॉल्ट ये टाइटल उठा रहा है। ये टाइटल क्या है, डॉक्यूमेंट है। मैंने अभी इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ, ये क्यों ABC ऐसे प्रिंट करा रहा है? हाँ ठीक है, चेंज हो गया। ये क्या है, डॉक्यूमेंट हो गया, क्योंकि टाइटल में मैंने क्या चीज़ दी हुई है, डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे मैं जो भी चीज़ दूंगी, ठीक है, मेरी वेबसाइट का नाम फैशन स्टोर कुछ भी देना चाहती हूँ मैं, वेबसाइट है तो मैं उसका नेम यहाँ पे दे सकती हूँ, या मैं उसके पेज का नाम यहाँ पे दे सकती हूँ, ठीक हो गया। तो ये क्या काम करता है आपका, हेड में ये चीज़ यूज़ होती है आपकी। और हेड जो है वो आपका हेड के अंदर टाइटल होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं। तो हेड में फिर वक्त आपने सिर्फ टाइटल यूज़ करना है, बाकी सारी की सारी चीज़ बॉडी में काम आएगी। यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपकी बॉडी काम करती है, और बॉडी में आपके डिफरेंट टैग्स होते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था H1 का टैग होता है जिसमें आप जो चीज़ भी लिखते हो, ठीक है, वो सबसे बड़ी शो होगी, सबसे लार्ज। देन आप H2 यूज़ करोगे, H2 इससे थोड़ा स्मॉल होगा, ठीक है। सिमिलरली आप H3 अगर यूज़ करते हो तो यहाँ पे मैं अपना नेम दे देती हूँ कुछ भी, ठीक है। इसी तरीके से आपका H4 काम करता है, देन H5 काम करता है, H6 लास्ट, H6 तक होगा, 6, ठीक है। तो आपने ये चीज़ देखनी है कि हेडिंग 1 सबसे स्मॉल है फॉन्ट साइज़ में, हेडिंग 2 उससे स्मॉल है, देन हेडिंग 3 उससे स्मॉल है, उससे स्मॉल, उससे स्मॉल, उससे स्मॉल, ठीक हो गया। तो H1 सबसे बड़ा होता है, और जैसे आप H2 यूज़ करते हो तो उसका H1 से थोड़ा छोटा साइज़ होता है, फिर H3 का H2 से थोड़ा छोटा साइज़ होता है। इसी तरीके से आपका फॉन्ट साइज़ स्मॉल होता जाता है। अच्छा, ये आपका HTML है, सिर्फ और सिर्फ। CSS में आप इसकी चेंजिंग्स कर सकते हो, ठीक है, वो आप स्टाइल दे के उसका फॉन्ट साइज़ बढ़ा सकते हो। वो किस तरीके से, जैसे ये H6 छोटा है, मैंने इसको CSS में देना है, CSS में आप इसको इनलाइन CSS यूज़ कर रहे हो अभी, ठीक है। इनलाइन CSS का मतलब होता है कि आप टैग के अंदर ही CSS को यूज़ कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे इसको स्टाइल दे सकती हूँ कि फॉन्ट साइज़ इसको दे दो, लेट सपोज मैंने कह दिया कि 300 पिक्सल कर दो। 300 पिक्सल तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, 30 पिक्सल कर लेते हैं, चलें। फॉन्ट साइज़ 30 पिक्सल मैंने दे दिया है। तो अब क्या होगा, ये हेडिंग 6 देखें क्या हो गई है, बड़ी हो गई है। तो ये मैंने चेंज किधर से किया है, थ्रू CSS, ठीक हो गया। और CSS में देने का यही तरीका है, आप लोगों ने कभी भी स्टाइल यहाँ नहीं लगाना, आपने हमेशा स्टाइल को टैग के अंदर यहाँ लिखना है, यहाँ पे हेडिंग के आगे स्टाइल, स्टाइल के इक्वल, यानी कि इस टैग के बंद होने से पहले पहले ये वाला जो ग्रेटर का साइन है इससे पहले पहले लिखना है, थोड़ी सी स्पेस दे के स्टाइल को।
और फिर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो स्टाइलिंग करनी है। तो ये हेडिंग 1 से हेडिंग 6 है। देन मैंने आपको पैराग्राफ का टैग बताया था, मैंने कहा था कि अगर आपने पैराग्राफ बाय डिफ़ॉल्ट देना है, मतलब नहीं देना चाह रहे आप LOR लिखो, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको पैराग्राफ दे देता है खुद से एक लॉरम। ठीक हो गया, तो ये पैराग्राफ वो बाय डिफ़ॉल्ट हमें दे रहा है। अगर नहीं, अगर मुझे यहीं पे कलर चेंज करना है, इस सेमी कॉलन को लगाऊंगी मैं पहली बात, और फिर स्पेस दे के यहीं पे लिखूंगी कलर, ओहो, कलर जो भी देना है, रेड, वाइट, ब्लू, ये ठीक हो गया। तो ये आपका कलर भी इसी तरीके से जो भी आपने स्टाइलिंग करनी है आप सेमी कॉर्नर लगाओगे, स्पेस देके आगे स्टाइल जो है। अच्छा, ये आपका पैराग्राफ था। देन आपके पास आ जाता है हेडिंग का, हेडिंग थी, देन पैराग्राफ था, हेडिंग और पैराग्राफ के बाद क्या चीज़ आती है? अच्छा, हम लोगों ने पढ़ा था, हाँ, एंकर टैग पढ़ा था। एंकर टैग के अंदर हमारे पास href का एट्रीब्यूट होता है। ठीक हो गया, href के एट्रीब्यूट के अंदर हम, अभी मैंने आपको बताया कि एट्रीब्यूट कुछ जो होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, उन एट्रीब्यूट का कोई काम नहीं होता। जैसे मैं यहाँ पे ए के अंदर गूगल लिख लूँ ना, अच्छा, बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, एंकर टैग में डाल देते हैं और यहाँ पे कुछ लिखते ही नहीं है, तो ऐसी हरकत आपने नहीं करनी है। एंकर टैग ज़्यादा आप किसी चीज़ पे दे रहे हो ना, तो ये गूगल पहले लिखा हुआ आपको शो होना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये है। तो ये गूगल आ गया। ठीक है, अब ये आपने देखा कि ये गूगल जो है ये लिंक नहीं हुआ, मतलब लिंक्ड नहीं है, क्योंकि ये टैग अपने एट्रीब्यूट के बगैर बेकार है। ठीक हो गया, काम नहीं कर रहा, तो उसके लिए आप इसको यहाँ पे एट्रीब्यूट दोगे href के नाम से। ठीक हो गया, ये क्या काम करता है, जैसे ही मैं href दे दूंगी तो ये आपका एक किस्म का लिंक बन जाएगा। ठीक हो गया ये, लेकिन ये लिंक अभी काम नहीं कर रहा। रीज़न इज़ के ये लिंक के अंदर कोई वैल्यू नहीं गिवन है, तो यहाँ पे मैं कोई भी एड्रेस दे सकती हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपको गूगल से URL निकाल के दिया था, मतलब ये वाला URL इसको बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने गूगल से लास्ट टाइम दिया था, जिससे कि मैं ये इसके अगेंस्ट ये चीज़ ओपन करना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ से Ctrl+C करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, एक तरीका ये है कि आप ये URL भी दे सकते हो। ये क्या काम करेगा, अच्छा, इस गूगल पे क्लिक करूंगी तो ये चीज़ ओपन करके दे रहा है, समझ आ रही है। लेकिन मैंने अगर अभी ये चीज़ नहीं देनी है, ठीक है, हाँ, सॉरी, अच्छा ठीक है, अगर मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, मैं इस गूगल के ऊपर ये लिंक ओपन, ज़रूरी नहीं है कि आप लिंक ओपन करो। लेट सपोज मैं इस गूगल के ऊपर कोई इमेज ओपन करना चाह रही हूँ, तो ये मेरी फोल्डर है, फोल्डर के अंदर लेट सपोज मेरी ये पिक्चर है, मैं इसको ओपन करना चाहती हूँ। मैं यहाँ से इसका पाथ को कॉपी करूँगी। ठीक हो गया, पाथ कॉपी करने के बाद मैं इस URL के अंदर आके ये पाथ भी दे सकती हूँ। से आवाज आ रही है, माइक्रोफोन बंद करें सुदेश। अच्छा, उसके बाद ये आपकी पिक्चर ओपन हो गई है। ठीक हो गया, तो इस तरीके से गूगल के अगेंस्ट आप पिक्चर भी ओपन कर सकते हो, कुछ भी, किसी भी चीज़ का यहाँ पे एड्रेस दोगे, किसी फाइल का, किसी HTML की फाइल का, इवन जो पहले से बनी है, तो वो ओपन हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि आपने हाल ही गूगल का लिंक देना है। अब यहाँ पे पिक्चर के अलावा मैं कोई भी लिंक दे सकती हूँ। मैं कोई HTML की फ़ाइल ओपन करना चाहती हूँ जो कि मेरे डेस्कटॉप पे पड़ी है, तो मैं यहाँ पे देख लेती हूँ, ये कोई है getsetmethod.html, मैं इस फाइल को ओपन करना चाहती हूँ। तो मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो मेरी वो वाली फ़ाइल, सॉरी मैंने रीलोड नहीं किया, ठीक है, जैसे ही सेव गूगल करूँगी, ये देखें क्या आ गया, वो वाली मेरी फ़ाइल ओपन हो गई है। यहाँ मैंने कुछ नंबर्स दिए थे, ठीक है, तो ये मैंने एक सिंपल सी फाइल थी जावास्क्रिप्ट की, वो मैंने ओपन करवाई है, तो वो मेरी ओपन हो गई है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि आपको मैंने एंकर टैग का बताया था, फिर देन हमने इमेज का टैग पढ़ा था। इमेज के अंदर आपका सोर्स का टैग होता है SRC आपका क्या काम करती है, इमेज भी बगैर टैग के कोई इसका फ़ायदा नहीं एट्रीब्यूट के, तो इसका एट्रीब्यूट भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं अगर SRC दे रही हूँ तो SRC के अंदर सोर्स दूंगी इमेज का, कि इमेज में कौन सी ओपन करना चाहती हूँ। तो मैं फिल वक्त जो है वो इस फोल्डर के अंदर चली जाती हूँ, यहाँ पे डिफरेंट पिक्चर्स पड़ी हैं, मैंने ये लोगो वाली पिक्चर ले ली है, तो ये मैं ले लूँगी और यहाँ आके
तो ये इतनी बड़ी पिक्चर ओपन हो गई है, ठीक है। अगर आपने इस पिक्चर की विड्थ और हाइट देनी है तो इसका अपना एट्रीब्यूट है। विड्थ का भी, विड्थ इसकी दे दें 150 कुछ भी, और हाइट का भी इसका अपना एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो आप हाइट का भी एट्रीब्यूट दे सकते हैं दिस। तो ये आपकी क्या हो गई, हाइट विड्थ सेट हो गई। अच्छा, देन हमने डिस्कस किया था कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि स्टैंड अलोन एलिमेंट्स होते हैं और कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि कंटेनर एलिमेंट होते हैं। तो कंटेनर एलिमेंट क्या होते हैं हुज़ैमा, आपको पता है कंटेनर एलिमेंट्स क्या होते हैं? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। जी खुरम, कायनात जो फुल जगह लेते हैं, पूरी रो लेते हैं, वो कंटेनर एलिमेंट्स होते हैं। मिसाल के तौर पे ये हेडिंग 1 है। ये अगर हेडिंग 1 को मैं बैकग्राउंड कलर देती हूँ, ठीक है, हेडिंग 1 को मैंने दे दिया बैकग्राउंड कलर, रेड दे दें, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी जगह ले रहा है, समझ आ रही है। अब अगर मैं बात करती हूँ इस एंकर टैग की, इसको एंड पे लिख लेते हैं बेशक। अच्छा, इस एंकर टैग को इस इमेज के बाद डाल देते हैं, ठीक हो गया। मैं इसको भी बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ, बैकग्राउंड कलर मैं दे देती हूँ इसको ये नज़र आ रहा है। अभी आपने एक चीज़ देखी है कि ये जो चीज़ है ये यहीं पे आकर एडजस्ट हो गया है, समझ आ गई है। रीज़न क्या है कि ये आपका स्टैंड अलोन एलिमेंट है। मतलब स्टैंड अलोन का मतलब ये है कि अकेला खड़ा हुआ है, ठीक है। और कंटेनर का मतलब क्या है कि कंटेनर है, पूरा बड़ा है। कंटेनर बड़ा होता है, स्टैंड अलोन छोटा होता है। तो बड़े का मतलब है कि पूरी की पूरी रो लेता है कंटेनर एलिमेंट, ये पूरी रो लेगा। बेशक मैं इसके अंदर एक वर्ड लिखूं, एच लिखूं या ए लिखूं या ये पूरी रो लेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि ये कंटेनर एलिमेंट है। और जब मैं स्टैंड अलोन की बात करी हूँ कि ये उतनी स्पेस लेगा जितनी मैंने लेटर्स लिखे हुए हैं। यहाँ मैंने 6 लेटर्स लिखे हुए हैं, तो ये 6 लेटर्स जितने ही जगह ले रहा है। देखें आगे तक इसने रेड नहीं किया कलर, क्योंकि इसके पास जगह इतनी ले रहा है। ये समझ आ रही है। तो मैंने बैकग्राउंड कलर करा के ये बताने का मकसद ये था। तो स्टैंड अलोन एलिमेंट ये होता है, कंटेनर एलिमेंट ये होता है। इस वजह से ये दोनों आपस में मर्ज हुए हुए हैं। तो अगर मैंने 2 स्टैंड अलोन एलिमेंट इकट्ठे लिख दी हैं, समझ आ रही है। तो यानी कि ये जो, अगर मैं ये जो चीज़ है, यानी कि ये एंकर टैग जो है वो इमेज से पहले लगा देती हूँ, ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने इमेज से पहले लगा दी है एंकर टैग। तो ये एंकर टैग क्या काम कर रहा है, ये इमेज से पहले आया है। लेकिन क्योंकि ये स्टैंड अलोन एलिमेंट है तो इसने अपनी अगली जगह सारी छोड़ दी है। समझ आ गई है कि भाई यहाँ पे आके कोई बंदा एडजस्ट हो जाए, इसके आगे कोई मसला नहीं है इसको। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो इमेज है ये भी स्टैंड अलोन एलिमेंट है, इसलिए ये इसके आगे आ रहा है। मतलब मैंने 2 स्टैंड अलोन एलिमेंट को इकट्ठे लिख दिया। समझ आ रही है मेरी बात की। तो अगर मैंने इस ए के बाद अगर H1 लिखा होता, इस बात को समझना है, मैंने हाई लिखा है सिर्फ। अभी ये क्या होगा कि अभी मैंने इसके बाद H1 लिखा है। अब स्पेस अभी भी इसके आगे खाली है, स्पेस खाली है ना अभी भी जगह। मैंने इमेज से पहले क्या लगा दिया, H1, लेकिन फिर भी हेडिंग अगली लाइन पे आई है। रीज़न क्या है, मुझे बता सकता है कोई? क्यों आती है न्यू लाइन पे? मैं बताती हूँ रीज़न। क्योंकि ये आपका जो है ये कंटेनर एलिमेंट है और इसको कोई गर्ज नहीं है। बेशक इसके आगे जगह पड़ी हुई थी, लेकिन ये पूरी रो लेगा। समझ आ रही है, इसको पूरी जगह चाहिए, इसलिए ये अगली लाइन के ऊपर आ गया है। समझ आ रही है मेरी बात की पूरी पूरी इसको जगह चाहिए, पूरी रो चाहिए। ये इसलिए इसके आगे आके फिक्स नहीं होगा, इसको ये वाली भी जगह चाहिए थी और ये वाली जगह ऑलरेडी उसने ली हुई थी। इस वजह से वो देखें यहाँ पे क्या कर रहा था, वो यहाँ से यहाँ तक जगह ले रहा था ना। ये रेड यहाँ से यहाँ तक है ना। तो अब हो क्या रहा है एक्चुअल में, इसको क्या जगह चाहिए, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक जगह चाहिए। अब ऑलरेडी जब यहाँ तक लिखा हुआ है तो ये तो उसको जगह नहीं ना मिली, इस वजह से वो अगली लाइन पे आ गया।
तो ये होता है कि जब आप एक स्टैंड अलोन एलिमेंट के साथ स्टैंड अलोन एलिमेंट लिख देते हो, इमेज भी स्टैंड अलोन एलिमेंट होता है, इमेज भी उतनी जगह लेता है जितनी रिक्वायर्ड होती है, उस अपनी अगली जगह वो छोड़ देता है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगली जगह छोड़ देता है। जैसे मिसाल के तौर पे इस इमेज के बाद अगर मैं कोई लगा देती हूँ ना स्टैंड अलोन एलिमेंट लगा देती हूँ, मतलब ऐसा जो खुद स्टैंड अलोन एलिमेंट है, मिसाल के तौर पे मैं एंकर टैग ही लगा देती हूँ, तो ये एंकर टैग पता है कहाँ आ जाएगा, ये इमेज के बाद यहाँ आ रहा है। समझ आइए रीज़न क्या है, क्योंकि ये भी स्टैंड अलोन एलिमेंट है, ये भी स्टैंड अलोन एलिमेंट है, तो ये एक दूसरे के साथ घुस गए हैं। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने एक कंटेनर एलिमेंट लगाया होता तो वो अगली लाइन पे आता, क्योंकि उसको ये वाली जगह भी चाहिए थी, रिक्वायर्ड थी। तो जो कंटेनर एलिमेंट होता है वो कभी भी मतलब साथ मर्ज नहीं होता, अगली जगह पे स्पेस में नहीं होता, क्योंकि उसको पूरी जगह चाहिए, पूरी रो चाहिए। तो स्टैंड अलोन ये काम करता है कि वो अपने आगे स्पेस छोड़ देता है और उतनी जगह लेता है जितनी रिक्वायर्ड होती है। समझ आ गई है मेरी इस बात की? किसी को नहीं आई? हुसैन समझ आई है आपको मेरी बात की? जी हुसैन समझ आई है? अच्छा, स्टैंड अलोन एलिमेंट जो है वो इमेज भी होती है और एंकर का टैग भी होता है। और आगे हम देखेंगे और भी टैग्स होते हैं जो कि स्टैंड अलोन एलिमेंट्स होते हैं। तो एक साथ ही आएंगे ना, क्योंकि वो भी, ये भी स्टैंड अलोन एलिमेंट है, ये उतनी जगह ले रहा है जितनी इसको चाहिए, और अगला वाला भी फिर इसी के आगे, इसके आगे क्योंकि जगह पड़ी हुई है ना अभी, मतलब तो ये हाई ऊपर क्यों नहीं आया? दोनों स्टैंड अलोन है। हाई नहीं ना, हाई कहाँ स्टैंड अलोन है? हाई क्या है? हेडिंग है, और हेडिंग क्या होती है? कंटेनर एलिमेंट होता है। समझ आई? अच्छा, अभी ये एंकर का टैग हो गया, ये हमने चीज़ देखी थी। स्टैंड अलोन एलिमेंट होता है, देन कंटेनर एलिमेंट होता है। अच्छा, उसके अलावा हम लोगों ने एंकर टैग को देखा कि एंकर टैग हमारे कैसे काम करता है। इसके अलावा हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था बोल्ड का टेक्स्ट, बी जो है ना, बी स्टैंड्स फॉर बोल्ड टेक्स्ट। तो अगर आपने कुछ भी लिखना है, इसके अंदर जो भी चीज़ लिखेंगे वो बोल्ड लिखी भी नज़र आएगी। ये देखें, ये बोल्ड नज़र आ रही है, ठीक है। ये आपका नॉर्मल पैराग्राफ ऐसे काम करे, वो ब्लैक नज़र नहीं आ रहा, बोल्ड आपको इस तरह थोड़ा बड़ा बड़ा और वो नज़र आ रहा है। अच्छा, और बोल्ड जो टेक्स्ट होता है आपका, वो भी आपका स्टैंड अलोन एलिमेंट होता है। तो अब आपने अगर दो स्टैंड अलोन एलिमेंट जुड़ गए और वो आपको बुरे लग रहे हैं, आप अगली लाइन पे करना चाह रहे हो, यानी कि आप इस हाई को भी अगली लाइन पे करना चाह रहे हो, इस बोर्ड को भी अगली लाइन पे, तो जिस जगह पे आपको, जिस लाइन को अगली जगह करना है, मतलब अगले नेक्स्ट लाइन पे करना है, आप उससे पहले एक ब्रेक लगाओगे। यानी कि ये हाई है ना, मैं इसको अगली लाइन पर लेकर जाना चाहती हूँ, तो इस हाई से पहले मैं ब्रेक लगाऊंगी, ठीक है। तो ये हाई क्या होगी? अगली लाइन पे चल जाएगा। बी आर के टैग यूज करेंगे तो ये हाई नेक्स्ट लाइन पे, एक मिनट, ये किधर लगाया मैंने? ये तो ऑलरेडी है, मैंने इस हाई को लगा दिया, ये इमेज के बाद वाला हाई है, इमेज के बाद वाला हाई ये है, ठीक हो गया। तो ये क्या है? ये वाला हाई आपका इमेज के बाद जो हाई है, इमेज के बाद वाला ये वाला हाई है, आपने इसके से पहले एक ब्रेक लगानी है। ये आप ब्रेक लगाएंगे, जैसे ही ब्रेक लगाएंगे तो ये अगली लाइन पे चला जाएगा। ये नज़र आया? अगर मुझे बोल्ड टेक्स्ट के से पहले ब्रेक लगानी है तो मैं यहाँ पे बी आर लगाऊंगी और ये अगली लाइन पे चला जाएगा, ये नेक्स्ट लाइन पे चला गया, ठीक हो गया। तो जिसको भी आपने नेक्स्ट लाइन पे करना है उससे पहले एक ब्रेक लगाएंगे। अच्छा, ये तो हो गया प्रीवियस लेक्चर की चीज़ें हमने जो रिवाइज़ की हैं, ठीक है, ताकि जो न्यू आए थे उनको भी समझ आ जाए और जो पहले से लिया था उनका रिवाइज हो जाए। तो नेक्स्ट जो है वो हम लोगों ने जो आज छोटे मोटे टैग्स करने हैं, बेसिक से टैग्स हैं, ठीक है, ज़्यादा बड़े टैग नहीं है। वो ये कि अच्छा, एक होता है आपके पास स्ट्रॉन्ग का टैग होता है, ठीक हो गया। स्ट्रॉन्ग जो होता है ये आपका इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट होता है, इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट आपका कैसे नज़र आएगा? ये ऐसे नज़र आता है, बोल्ड की तरह ही नज़र आता है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम ब्रेक लगा देते हैं इससे पहले, यानी स्ट्रॉन्ग से पहले ब्रेक लगा दिया एक, तो नेक्स्ट लाइन पे चला गया। अच्छा, स्ट्रॉन्ग के बाद आपके पास आ जाता है आई का टैग होता है। आई स्टैंड्स फॉर इटैलिक, क्लियर बता रहा है,
ये आपका इटैलिक टेक्स्ट होता है, उसके लिए यूज़ होता है आई। ठीक है, तो इटैलिक लिखा हुआ नज़र आएगा आपका। स्ट्रॉन्ग टैग बोल्ड के लिए। हाँ, बोल्ड तरह का इंपॉर्टेंट टेक्स्ट होता है, थोड़ा बोल्ड लिखा हुआ नज़र आता है। ठीक है, ये आपका इटैलिक लिखा हुआ नज़र आएगा, इटैलिक का टेक्स्ट। देन आपके पास आता है एम्फसाइज्ड का टेक्स्ट। एम्फसाइज्ड के लिए आप लगाते हो EM। EM स्टैंड्स फॉर एम्फसाइज्ड टेक्स्ट। आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो, मैं ये लेटर्स इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको समझ आए इनके नाम क्या हैं। ठीक है, I से इटैलिक, M फॉर एम्फसाइज्ड टेक्स्ट। तो ये देखें, ये आपका क्या हो गया, एम्फसाइज्ड टेक्स्ट आ गया। ये भी आपका इटैलिक तरह का लिखा हुआ नज़र आता है। यहाँ पे मैं ब्रेक लगा देती हूँ, लाइन ब्रेक। ठीक है, ये लाइन ब्रेक होगी आपकी अगला लाइन पे। अच्छा, एक चीज़ याद रखनी है, अब मैंने यहाँ ब्रेक्स लगाई है ना, मैं ये ब्रेक भी हटा देती हूँ, मैं ये ब्रेक भी हटा देती हूँ, मैं ये ब्रेक भी हटा देती हूँ। ठीक हो गया। इसकी जगह आप क्या काम कर सकते हो, अब मैंने इतनी सारी ब्रेक्स लगाई हैं तो ये हमारे HTML4 का एक ड्रॉबैक है। ठीक हो गया। तो HTML5 ने हमारे लिए क्या आसानी पैदा किया है कि बार बार आप बोल्ड वो लगाओ, आप अगली लाइन पे डाटा लिखो, आप एक प्री का टैग यूज़ कर लो, प्री का टैग आप लगा लो और प्री का टैग यहाँ आके क्लोज कर दो जिधर तक आपको चाहिए, मतलब कि लाइन नेक्स्ट लाइन पे डाटा। ठीक है, तो प्री का टैग आपका खुद ही बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली इसको इनमें से हर एक को अगली लाइन पे ये देखें ले जाएगा। ठीक हो गया। लेकिन ये है कि ये थोड़ा सा फॉन्ट में चेंजिंग कर देता है, थोड़ा छोटा कर देता है आपका फॉन्ट साइज़। ठीक हो गया, तो वो आप बेशक एडजस्ट कर लो। बाकी क्या होगा, ये आपका वैसे ही काम करेगा, मतलब लाइन के अंदर वो दे देगा। देन आपके पास आ जाता है EM के बाद मार्क होता है। मार्क का टेक्स्ट का काम करता है, मार्क का टेक्स्ट हाईलाइटेड टेक्स्ट होता है, मार्क करता है, हाईलाइट करता है, ये आपका हाईलाइटेड टेक्स्ट होता है। ये देखें, आपके डाटा को क्या कर देता है, हाईलाइट कर देता है, मार्क कर देता है। देन आपके पास आ जाता है स्मॉल। स्मॉल एज द नेम इंडिकेट्स के इट इज़ अ स्मॉल टेक्स्ट। ठीक है, तो इट्स फॉन्ट साइज इज ऑल्सो स्मॉल। सी, ठीक है, स्मॉल है। देन आपके पास आता है DEL विच इज़ योर डिलीटेड टेक्स्ट। बेसिकली डिलीटेड टेक्स्ट होता है। ये आपका क्या काम करता है कि ये देखें, जो आपका टेक्स्ट को जैसे वर्ड में होता था स्ट्राइक थ्रू, ये वो काम कर देता है। ठीक है, इफ़ यू नॉट श्योर अबाउट समथिंग अ वर्ड, तो वो उसको एक लाइन लगा देता है और उसको मतलब कि इस तरीके से कर देता है। देन आपके पास आ जाता है INS। INS स्टैंड्स फॉर योर इंसर्टेड टेक्स्ट। और इंसर्टेड टेक्स्ट आपका क्या काम करता है कि आपका जो डाटा है उसको सिंपली लिखा हुआ शो करा देता है, बस एक लाइन के थ्रू। अंडरलाइन का काम करता है ये, जैसे अंडरलाइन HTML4 के अंदर हम इसकी जगह U का टैग भी यूज़ करते थे। U स्टैंड्स फॉर अंडरलाइन टेक्स्ट। सिमिलरली इन INS इंसर्टेड टेक्स्ट भी आपका अंडरलाइन का ही काम करता है। ये देखें, दोनों का कार्य अंडरलाइन का ही काम कर रहे हैं, तो U की जगह आप INS यूज़ कर सकते हो। देन आपके पास आता है सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। तो SUB, सब स्टैंड्स फॉर सबस्क्रिप्ट। ठीक हो गया, सबस्क्रिप्ट होता है। और SUP होता है, दैट इज़ योर सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट, ठीक हो गया। सब का मतलब ये है कि सुपर का मतलब क्या होता है, सुपर से बचा रहा है कि ऊपर। ठीक है, सुपर ऊपर, सब नीचे। तो मैं अगर कोई चीज़ नीचे बेस में लिखना चाहती हूँ, मैं ऐसे दे सकती हूँ 2 और यहाँ पे मैं दे देती हूँ 2। अब होगा क्या, इस सबसे पहले मैंने जो 2 लिखा है वो लिखा हुआ नजर आएगा और सब जो है ये इस 2 को नीचे कर देगा। ये देखें किस में नज़र आ रहा है आपको, ये बेस में। ठीक हो गया। देन एक्सपोनेंट की अगर हम बात करें तो उसके लिए सुपर यूज़ होता है। मैं 2 और अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3, तो ये 3 उसका क्यूब बन जाएगा, मतलब कि एक्सपोनेंट में पावर में आ जाएगा। सी, ये पावर में और ये बेस में है, ये नीचे है और ये ऊपर है। समझ आ गई है। तो सुपरस्क्रिप्ट, सुपर मीन्स ऊपर और सबस्क्रिप्ट मीन्स नीचे, सब नीचे होता है। अच्छा, ये आपके हो जाते हैं। देन आपके पास होता है ब्लॉक कोड। ब्लॉक कोड का टैग होता है। ठीक हो गया। ब्लॉक कोड आपका क्या काम करता है, ब्लॉक कोड के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है साइट के नाम से। ठीक हो गया। साइट का एट्रीब्यूट आपका बताता है कि अगर आपने किसी वेबसाइट से डाटा कॉपी किया, लेट सपोज मैंने यहाँ से डाटा लिया है, ठीक है, ये लिया है,
मैं इसको कॉपी करती हूँ, सॉरी ये मेरे ब्लॉक कोड के अंदर आ जाएगा। अच्छा ठीक हो गया। ये हम ये सॉरी ये मैंने गलत किया है काम। ये मेरा ब्लॉक कोड, मैंने डाटा यहाँ से कॉपी किया है, तो यहाँ पे मैं डाटा लिख दूँगी। ये मेरा डाटा है। अब ये डाटा जिस साइट से कॉपी हुआ हुआ है, यहाँ पे आप उस साइट का URL देते हो। ब्लॉक कोड में आप क्या काम करते हो, इधर से मैंने कॉपी किया ना डाटा, तो मैं यहाँ से कॉपी करूँगी इसको और यहाँ आके क्या कर दूँगी, पेस्ट कर दूँगी। समझ आ गई है? तो अब मैं ये ब्लॉक कोड में बता रही हूँ, ये कोटेशन टाइप होती है कि मैंने यहाँ से डाटा कॉपी किया और ये मेरा एक्चुअल डाटा है। तो ये मेरा ब्लॉक कोड हो गया। ठीक हो गया। ब्लॉक कोड के बाद आपके पास एक चीज़ आती है क्यू स्टैंड्स फॉर योर कोटेशन। कोटेशन, अब डिफरेंट कोटेशंस होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ सीक नॉलेज, बल्कि यहाँ पे कह दें यू कैन बाय बुक्स विथ मनी नॉट नॉलेज। ठीक है, इट्स अ कोटेशन। मैंने एक कोटेशन लिख दिया, कोई भी कोटेशन आप लिख सकते हो, तो ये ऑटोमेटिकली इन्वर्टेड कोमास में आएगी। सी ये कोटेशन है, ठीक है, क्योंकि कोटेशन आपकी ऐसे काम करती है, आप HTML में देते हो। देन आपके पास आ जाता है, अच्छा ये दो चीज़ें मैंने आपको बीच में बतानी भूल गई हूँ, एब्सोल्यूट URL और रिलेटिव URL, जिससे बात स्टार्ट हुई थी। ठीक है, इसीलिए ये देखा एक पाथ फ्लो है, आपको सारी चीज़ समझ आती थी कि क्या बताना है। एब्सोल्यूट URL और रिलेटिव URL में डिफरेंस क्या होता है? एब्सोल्यूट URL जो होता है वो आपका कंप्लीट URL होता है। जैसे मिसाल के तौर के ऊपर मैं यहाँ पे कोई इमेज ही देने जा रही हूँ, ठीक है, तो इमेज के अंदर सोर्स का जो एट्रीब्यूट है, अगर मुझे यहाँ पे एड्रेस देना है, ठीक है, रिलेटिव एड्रेस देना है, तो रिलेटिव एड्रेस देने का ये मतलब है, सॉरी एब्सोल्यूट एड्रेस देना है। एब्सोल्यूट एड्रेस देने का ये तरीका है कि मैं पूरा एड्रेस दूंगी, मतलब कि मैं यहाँ पे आऊँ और मैं यहाँ से आके अगर लेट्स सपोज मैंने इस पिक्चर के लिए ही कॉपी कर लिया है पाथ, ठीक है, और यहाँ आके पेस्ट कर दिया। अब ये क्या बता रहा है? कंप्लीट पाथ बता रहा है कि सी के अंदर एक यूज़र का फोल्डर बना हुआ है, यूज़र के अंदर PC प्लैनेट का फोल्डर है, उसके अंदर डेस्कटॉप का फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर इंगेजमेंट आइडियाज़ का फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर ये पिक्चर पड़ी हुई है। तो ये एक कंप्लीट आपका एड्रेस है, ये आपका एब्सोल्यूट एड्रेस है। समझ आ रही है? ये एब्सोल्यूट एड्रेस है। इस एब्सोल्यूट एड्रेस के बजाय अगर मैं रिलेटिव एड्रेस देती हूँ, तो लेट सपोज मैंने जहाँ पे अपनी इमेज रखी हुई होती है, जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर ये इमेज मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है, अब मेरा डाटा कहाँ पड़ा है? मेरी फाइल जिधर से मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो यहाँ पे पड़ी हुई है ना, मतलब ये ABC पड़ी हुई है ना, यहीं पे मैं इस पिक्चर को भी पेस्ट कर दूँ, ठीक है, और इसका नेम मैं कुछ भी रख देती हूँ, 1 रख देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए समझ आ जाए। 1 लिख दिया, 1.png। अब यहीं पे मेरा ये कोड भी पड़ा हुआ है, यहीं मेरी पिक्चर भी पड़ी हुई है, तो यहाँ पे मैं बजाय बाकी चीज़ें करने की डायरेक्ट लिख सकती हूँ 1.png। ये देखें, तो ये पिक्चर आ जाएगी 1.png के से, ये नज़र आ रही है। ये आपका रिलेटिव एड्रेस है, यानी कि आपको इतना पाथ देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बस आप सिंपल सी चीज़ करो, आप उसके अंदर रख लो जहाँ पे ये पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, मतलब नॉर्मली जब हम प्रोजेक्ट को बनाते हैं, ठीक है, या काम करते हैं, तो वो हम इस तरीके से करते हैं। ये जो चीज़ हम कर रहे हैं ये गलत है। आप एक न्यू फोल्डर बनाते हो, ठीक है, मैं न्यू फोल्डर दे देती हूँ किसी भी नाम से, ठीक हो गया। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे नेम दे दिया, ये मन स्टैक के नाम से मैंने बनाया हुआ था फोल्डर, ठीक हो गया। अच्छा, मैंने ये फोल्डर ऑलरेडी बनाया हुआ है। अब इसके अंदर मैंने कुछ काम किया, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, और ये ABC वाला ये फाइल और ये पिक्चर दोनों यहाँ से कट करके, फोल्डर किधर गया है मन वाला, ये रहा, यहाँ आके पेस्ट कर देती हूँ। ठीक हो गया। अब ये दोनों पिक्चर, ये दोनों चीज़ें किस में पड़ी हुई हैं? मेरे इसमें, लेकिन अब ये काम नहीं करेगा सी, क्योंकि मैंने उसको चेंज कर दिया, एड्रेस दे दिया। तो मैं डोंट सेव कर देती हूँ, यहाँ से ओपन कर लेती हूँ फोल्डर। डेस्कटॉप पे मेरा फोल्डर पड़ा है ये मन स्टैक का, मैंने इसको ओपन कर लिया है। अच्छा, यहाँ पे अब दोनों फाइल्स मुझे मिल जाएंगी, ये वाली भी, ठीक है, और इसके अंदर सारा काम आपका हुआ हुआ है। ठीक हो गया। आपने क्या काम करना है, जब आप प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहे होते हो या बना रहे होते हो, ठीक है,
तो आपने ये काम करना है, जस्ट कीप इन माइंड कि आपने यहाँ पे जो भी आपकी HTML की फाइल्स हैं, CSS की फाइल्स हैं रखनी है, ठीक है। अगर HTML की रखनी है ज़्यादा बेटर है, आप HTML का फोल्डर बना लो, ठीक है, मेन अपना, और पेजेस के नाम से बना लो, कुछ भी बना लो, ठीक है, पेजेस के नाम से किसी भी तरह बना लो। जैसे मैं यहाँ पे कह देती हूँ न्यू फोल्डर बना लेती हूँ पेजेस के नाम से। अब यहाँ पे मेरा ABC वाला जो है, मैं यहाँ से कट करके इसको इसके अंदर पेस्ट कर लेती हूँ और इसको रीनेम कर देती हूँ, इसको नाम दे देती हूँ होम। लेट्स सपोज मैं ये होम पेज बना रही हूँ, ठीक हो गया। तो मेरे डिफरेंट पेजेस होते हैं ना वेबसाइट के अंदर, तो मैंने होम पेजेस जो बनाने हैं होम पेज बना लिया अभी। सिमिलरली ये जो पिक्चर आप ऐसे नहीं रखते हो, यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हो एसेट्स के नाम से। एसेट्स मीन्स कि आपकी पिक्चर आप मीडिया के नाम से किसी भी नाम से रख सकते हो, ये यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। अब इस एसेट्स के अंदर आपने सारे एसेट्स रखने हैं, आपकी पिक्चर्स, आपकी वीडियो, सारी चीज़ें आपने किस में रखनी है, इस फोल्डर में रखनी है। और आपने एसेट्स में और पेजेस में आपने अपने पेजेस रखनी है, ठीक हो गया। अब मैं आती हूँ और मैं आके अगेन ये आपसे कह रहे कि गलत है, ठीक है। तो आप यहाँ से ओपन कर लो फोल्डर जो कि बना हुआ है ये मनस्टैक। अच्छा, आप जैसे ये फोल्डर सिलेक्ट करोगे, अब यहाँ पे ये फोल्डर आ जाएगा। ओपन कर लेते हैं दोबारा, देख ले। नहीं, वो पहले की थी फाइल्स, पहले वाला फोल्डर था मनस्टैक का, उसमें चेंजिंग्स किए हैं ना, वो फोल्डर नहीं था। ये देखा ये, अच्छा हाँ ये आ गया, नजर आया। अब इसमें क्या है, मनस्टैक वाले फोल्डर में उसने क्या बना दिए हैं, ये देखें, पेजेस का अलग से फोल्डर बना दिया और यहाँ पे एसेट्स का अलग से फोल्डर बना दिया। अगर आपने कोई न्यू फोल्डर बनाना है, आप यहाँ से भी जाके बना सकते हो, न्यू फाइल और न्यू फोल्डर, ठीक हो गया। जैसे मिसाल के तौर पे ये आपके पास पेजेस पड़े हुए हैं, ठीक है। मैं इस पेजेस के अंदर एक पेज ऐड करना चाहती हूँ, मैं इसको सिलेक्ट करूँगी और देन यहाँ से आके न्यू फाइल करूँगी और यहाँ पे मैं बना दूँगी होम के बाद आप कह लें अबाउट का लेट सपोज पेज, तो मैं कह दूँगी about.html, तो मैंने एक और पेज बना दिया, सी, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ आके चेक करती हूँ अपने मनस्टैक फोल्डर में, तो वहाँ पे बना हुआ पड़ा हुआ होगा। यहाँ पे मैं आके चेक करती हूँ पेजेस में, तो ये अबाउट का फोल्डर पड़ा हुआ है, मतलब फाइल पड़ी हुई है, ठीक हो गया। तो आपने क्या काम करना है, आपने इस अबाउट को और होम को, ये दो पेजेस बने और एसेट्स में मैं आऊँगी, ये इमेज पड़ी है। तो इस केस में आपको ज़्यादा तगोदो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप होम में आपका सब कुछ बना हुआ है। अब अगर आपको इमेज चाहिए, आप सिंपल क्या काम करो, ये काम करोगे, सेव करोगे और इस फाइल को मैं ओपन कर लेती हूँ। सी, अभी पिक्चर गायब हो गई है, समझ आई है, ये भी पिक्चर गायब हो गई। रीज़न इज़ कि अब मेरा एड्रेस चेंज करना है। तो अब अगर मुझे पिक्चर का एड्रेस चेंज करना है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे इतना सब कुछ करने के बजाय आप क्या काम करोगे, आपको एक चीज़ करनी है। अगर आप एक फोल्डर पीछे जाना चाह रहे हो, ठीक है, एक फोल्डर पीछे जाने जा रहे हैं ना हम, तो आप डॉट/ लगाते हो। जैसे ही डॉट/ लगाओगे, अब आप देखोगे कि ये आपको तो फाइल्स दे रहा है, ठीक है। तो आपने करना है कि डॉट/, ठीक है, 2 डॉट्स लगाने हैं क्योंकि आपने 1 फोल्डर अप जाना है, ठीक है। अगर आप डॉट/ लगाओगे तो आप ऑलरेडी किसके अंदर होम में, और होम किस में पड़ा है, पेजेस में। इसका मतलब है आप 1 फोल्डर आप जा रहे हो, मतलब पेजेस में जा रहे हो, तो आप डॉट/ लगाओगे। लेकिन आप तो यहाँ जाना चाह रहे हो, ये 2 फोल्डर आप है, तो आप डॉट लगा के / लगाओगे। और एसेट्स का फोल्डर, ये एसेट्स का फोल्डर है जी, एसेट्स का फोल्डर सेलेक्ट करोगे, उसके अंदर क्या पिक्चर पड़ी हुई है, 1.png। समझ आ रही है? तो हुजैमा समझ आ रही है आपको? अच्छा, देन यहाँ पे अब मैं अगर आती हूँ और मैं सेव करती हूँ, तो आप देखेंगे कि वो पिक्चर आ गई होगी, यहाँ पे सी आ गई है, ठीक है। अभी यहाँ पे भी अगर मुझे देना है, तो सिमिलरली मुझे इतनी वो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी। मैंने क्या काम करना है, डॉट/ लगा के इसके अंदर जाके आप सारी पिक्चर्स यहाँ से एक्सेस करेंगे, ठीक हो गया। उनके नेम देंगे और इजी हो जाएगा ये आपके लिए। तो ये आपका होता है एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट में आप कंप्लीट पाथ देते हो, रिलेटिव में आप वही देते हो। रिलेटिव ज़्यादा बेस्ट है एब्सोल्यूट से, ठीक हो गया। आप एब्सोल्यूट दो, उससे बेटर है कि आप रिलेटिव दे दो। अच्छा, ये तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव हो गया। देन इमेज के बारे में मैंने बता दिया आपको कि इमेज क्या काम करती है। अच्छा, इमेज के अंदर एक आर्ट का एट्रीब्यूट होता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
एंड आई जस्ट फॉरगेट अबाउट द एट्रीब्यूट इवन नाउ हेयर, ठीक है। आल्ट का एट्रीब्यूट है। आल्ट के एट्रीब्यूट में क्या होता है कि आल्ट मीन्स अल्टरनेटिव टेक्स्ट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है इवन आपकी एसईओ के लिहाज से भी, ठीक है। एसईओ अगर आपने करनी है तो उसमें आल्ट का एट्रीब्यूट देना ज़रूरी है। आल्ट के एट्रीब्यूट में आप दोगे जो आपका अल्टरनेटिव टेक्स्ट है। आल्ट मीन्स अल्टरनेटिव टेक्स्ट, यानी कि अगर ये पिक्चर शो नहीं होती तो इसके अगेंस्ट वो कोई टेक्स्ट आपको शो करा दे। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि पिक नॉट अपलोडेड, कुछ भी, ठीक है। येट नॉट अवेलेबल, जो आपका दिल कर रहा है आप यहाँ पे कमेंट दे सकते हो, अपनी मर्जी से अपना नेम ही दे दें जो देना, ठीक है। तो आप दे सकते हो। देन आपके पास आ जाता है, अच्छा ये आपके पास आ गया। देन हम बात करते हैं ब्लॉक कोड और क्यू की। क्यू के बाद आपके पास आता है एक स्मॉल सा टैग है साइट के नाम से, ठीक है। ये आपके नाम ऑथर, अगर आपने कोई बुक पब्लिश की है उसके ऑथर का नाम आप लिखना चाह रहे हो, आप साइट के टैग में लिखोगे। जैसे कि मैं यहाँ पे कहती हूँ कि पब्लिश्ड बाय, तो मैं यहाँ ऑथर का नाम दे सकती हूँ कि ये उमेरा अहमद एक नावल राइटर है, ठीक है। तो मैंने उसका नाम दिया पब्लिश्ड बाय उमेरा अहमद। तो ये इटैलिक में लिखा हुआ और इस तरह से लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। ये इटैलिक भी नहीं, एक्चुअल ये और तरह का है, जिस तरह आपका अक्सर साइड में ऑथर का नाम लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो ये ऑथर के नाम की तरह ही लिखा हुआ नज़र आएगा। देन आपके पास आ जाता है साइट के टैग के अलावा एड्रेस का टैग हो जाता है, ठीक हो गया। एड्रेस का टैग आपका क्या काम करता है, ये आपके एड्रेस देने के काम आता है। जैसे कि मैं कह देती हूँ C338 सरदार जफ़र महमूद, पोस्ट ऑफिस राजा टाउन, न्यू शक्रियाल, रावलपिंडी, ठीक है। ये मैंने एड्रेस दे दिया, इसको सेव किया है। ये अब आपका एड्रेस आ गया, ठीक हो गया। लेकिन ये एड्रेस एक लाइन में नहीं होता, इसमें आप मल्टीपल ब्रेक्स लगा सकते हो। जैसे सरदार जफ़र महमूद के बाद मैं ब्रेक लगा लेती हूँ, पोस्ट ऑफिस राजा टाउन, और फिर यहाँ पे ब्रेक लगा देती हूँ। तो आपका एड्रेस ऐसा ही लिखा हुआ नज़र आता है। सी समझ आ गई है? तो ऐसे आपका एड्रेस आएगा। और ये भी आपके इसलिए शो हो रहा है कि आपने BR वो लगा दिया उसमें। बेटर कि आप ऐसे करके लगा दें। नहीं, ये ऐसे क्यों शो हो रहा है आगे पीछे? ये तो दोनों ही। अच्छा अब ठीक है, ठीक हो गया। ये आपका एड्रेस देने का तरीका होता है। अच्छा ये पता है मसला क्या होता है, अगर आप यहाँ पे स्पेस देते हो ना, वो वहाँ पे भी स्पेस गेट करता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि यहाँ पे भी अगर स्पेस दोगे तो वहाँ पे गेट होती है ये स्पेस। तो ये इक्वल होने चाहिए आपके। ये आपका हो गया एड्रेस का टैग। देन आपके पास आ जाता है एब्रीविएशन का टैग। एब्रीविएशन के टैग का काम करता है ABBR। ABBR स्टैंड्स फॉर एब्रीविएशन, ठीक हो गया। अगर आपने एब्रीविएशन देनी है किसी चीज़ की, जैसे कि मैं कहती हूँ कि WHO, ये हु है, ये हु नहीं है एक्चुअल में, ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक हो गया। तो आप ABBR के साथ ही यहाँ पे एट्रीब्यूट दे सकते हो। टाइटल के नाम से एट्रीब्यूट होता है, इसमें टाइटल के नाम से होता है। टाइटल में आप दे दोगे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक हो गया। तो अब ये क्या काम करेगा, ये आपको ये हु के ऊपर हॉवर लेके जाएंगे तो नज़र आएगा, ये लिखा नज़र आ रहा है नीचे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये नीचे साइड पे नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। तो ये आप हॉवर लेके जाते हो तो आपको तब शो होता है। तो ये आपके टैग्स ये वाले काम करते हैं। आई थिंक इनफ है, आप आज के दिन ये वाले टैग्स की प्रैक्टिस कर लें, बाकी हम नेक्स्ट में देखेंगे। अभी आप लोग क्या काम करें, आप लोगों की ईज़ के लिए ये है कि आप लोग ये टैग्स देखना चाहते हैं कि हमने कौन कौन से टैग्स करने हैं, तो बेशक आप W3 स्कूल्स की साइट पे चले जाएं, w3schools.com। वहाँ से जाएंगे तो आप एट्रीब्यूट्स में चले जाएं और इनकी प्रॉबेबली फॉर्मेटिंग में ये सारे आप चेक कर लें हैं जहाँ पे भी हैं। लेकिन अभी तक हमने ये वाले टैग्स कवर किए हैं, फॉर्मेटिंग में आपको मिलेंगे, ठीक हो गया। और कोटेशंस हमने कवर किए हैं, ये आपको मिलेंगी। ब्लॉक कोड होते हैं, क्यूटेशन, एब्रीविएशन, एड्रेस, साइट।
अच्छा, एक चीज़ होती है वीडियो। वीडियो क्या चीज़ होती है ये भी अब हम कवर कर लेते हैं, एक ही रह गए। वीडियो का मतलब होता है बाई डायरेक्शनल ओवरराइड, ठीक हो गया। लाइक मैंने अगर यहाँ पे लिखा हुआ है पाकिस्तान, अगर मैं इसकी डायरेक्शन में यहाँ पे इसका एट्रीब्यूट होता है DIR, सॉरी DIR मीन्स डायरेक्शन। अगर मैं इसकी डायरेक्शन RTL कर देती हूँ, मीन्स राइट टू लेफ्ट, तो क्या होगा, राइट टू लेफ्ट में इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उलट हो जाएगी। पाकिस्तान क्या हो गया, उल्ट हो गया, मतलब लास्ट में P आ गया, देन A, देन K, इस तरीके से आया है। यानी कि ये पूरा वर्ड जो है वो राइट टू लेफ्ट पे कन्वर्ट हो गया। अगर मैं लेफ्ट टू राइट करती हूँ, ठीक है, तो ये आपका लेफ्ट टू राइट हो जाएगा, सी पाकिस्तान लिखा शुरू हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये आपका काम करता है बाई डायरेक्शनल ओवरराइड, यानी कि वीडियो में आपकी डायरेक्शन होती है। देन कमेंट्स की बात है, तो कमेंट्स मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपने किसी चीज़ को कमेंट करना है, एक चीज़ याद रखनी है कि ब्राउज़र उस चीज़ को रेंडर नहीं करता है। रेंडरिंग का मतलब होता है कि ब्राउज़र जब आपको पेज लोड करके देता है ना, तो वो जो पेज लोड करता है वो रेंडर करता है, यानी कि आपके कोड को रीड करके उसको रेंडर करता है। तो ब्राउज़र उस चीज़ को रेंडर नहीं करता है जो चीज़ हम कमेंट कर देते हैं। तो हमारा यानी कि ब्राउज़र उस चीज़ को रीड ही नहीं करता, ठीक है, रेंडर नहीं करता। हम क्या करेंगे, अगर हमें किसी चीज़ को प्रिंट नहीं कराना, जैसे मैं इस वीडियो की बात करती हूँ, मुझे इसको अभी फिल वक्त के लिए मैं इसको करना नहीं चाहती, प्रिंट नहीं करवाना चाहती, ठीक है, देखना नहीं चाहती ब्राउज़र पेज पे, तो मैं कंट्रोल+बैक/ दबाऊँगी तो ये चीज़ कमेंट हो जाएगी, सी ये कमेंट होगी। और जब एक चीज़ कमेंट हो जाती है तो वो दोबारा आपको नहीं शो होती, सी वो वीडियो अब मुझे शो नहीं हो रहा। और सेकेंडली कमेंट के लिए यूज़ जो होती है वो होता है Ctrl और साथ आप बैक/, ये दो कीज प्रेस करोगे, कंट्रोल और बैक/, तो क्या हो जाएगा, आपका कमेंट हो जाएगी वो चीज़, ठीक हो गया। तो ये आपका एक कमेंट करने का ये तरीका होता है, और एक कमेंट करने का तरीका होता है, लेट्स सपोज मुझे इस चीज़ को कमेंट आउट करना है, तो आप लगाते हो * होता है ना कमेंट के लिए, एक मिनट में कंफर्म कर लूँ, * होता है / होता है। यहाँ पे तो नहीं मैं है, लेकिन ये होता है * इससे भी कमेंट हो जाता है। अभी आई थिंक ये कमेंट नहीं होगा, इसको देखा, ये इस तरह दे रहा है, ये तो गलत दे रहे हैं DM ने, / होगा फिर, और * यार ये पता नहीं ऐसे क्यों आ रहा है, बहरहाल ये इस तरह कमेंट हो जाता है। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, कमेंट इन HTML बाय * ये आपका जो होता है इसको बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट, ठीक हो गया। अगर आपने एक लाइन को कमेंट करना है तो आप इस तरीके से कमेंट कर सकते हो, ये आपका सिंगल लाइन कमेंट होता है। मल्टी लाइन कमेंट्स नहीं होता, मतलब मल्टीपल लाइंस को कमेंट आप इस तरह नहीं कर सकते। मल्टीपल लाइंस को कमेंट करने के लिए आपका वो यूज़ होता है जो मैंने आपको स्टैटिक वाला बताया, लेकिन वो इस तरह यूज़ होता है। इन्होंने इसी तरह कमेंट किया हुआ है। चलें ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कंफर्म करूँगी कि क्या, लेकिन ये है कि कमेंट होता इस तरह ही है, लेकिन अब पता नहीं ये क्यों नहीं हो रहा।
फिल वक्त के लिए सिंगल लाइन कमेंट आप लोग देख लें, इस तरह सिंगल लाइन से कमेंट होता है। अच्छा, वन मोर थिंग, अभी ये डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं HTML का, जैसे ही मैं इसको ऊपर करती हूँ यहाँ पे इसके ऊपर कहीं पे भी स्पेस नहीं आ रही है, मतलब कि यानी कि थोड़ी स्पेस आई, ठीक हो गया। यानी कि ये HTML5 क्या है, कौन सा है, ब्राउज़र को नहीं पता। जैसे ही मैं इसको बताऊंगी कि ये मैं कोड कौन सा कर रही हूँ तो मुझे बताना पड़ता है ब्राउज़र को कि मैं HTML5 यूज़ कर रही हूँ। उसके लिए आप यहाँ पे जाके HTML5 के लिए लगाते हो दिस, ये होता है आपका ये डॉक टाइप HTML, यानी कि डॉक्यूमेंट टाइप HTML। तो जैसे ही आप ये लगाओगे, मैं इसको रीलोड करूँगी, आप देखेंगे ऊपर स्पेस आ जाएगी ज़्यादा। अच्छा, ये नहीं आ रही है क्या, इसका मसला है। आई है, बल्कि ये नीचे रहा है मेरा, इसको ऊपर करूँगी, अब आई है, नज़र आई, ठीक है। तो ये आपका इसने ले लिया HTML5 ले लिया। तो ये जो डॉक टाइप HTML है, हम HTML5 के लिए ये यूज़ करते हैं। बाकी अगर हम प्रीवियस देखें तो उनके अंदर हम डिफरेंट जो है वो यूज़ करते होते थे। यहाँ मैंने स्लाइड्स आपको कहीं बताई भी थी। यहाँ की प्रेजेंटेशन मैंने बनाई थी उसके लिए। ऑफिस के स्लाइड्स हैं, अटेंडेंस आप लोगों की। ये मैंने बनाई थी। अच्छा, ये HTML5 के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, डॉक टाइप HTML। HTML4 के लिए हम ये यूज़ करते थे, तो उसको बताते थे कि HTML4.01/English, तो वो उसका HTML4 बच जाता है। HTML3 के लिए हम ये यूज़ करते थे 3.2, और HTML2 के लिए हम यूज़ करते थे ये, और 1 के लिए हम ये करते थे XHTML, ठीक हो गया। तो हम HTML5 यूज़ करें तो हम क्या करेंगे, ये यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। यहाँ तक आप सबको समझ आ गई है? किसी का कोई क्वेश्चन है? जी, सबको समझ आ गई है?